कहानी मेघ एक शराब एपिसोड 26। तन्वी वो फोटो देख ही रही थी कि तभी कमरे में रुद्र आ जाता है। रुद्र तन्वी को फोटो देखते देख हैरान हो जाता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? रुद्र ने पूछा। वो मुझे आंटी जी ने दवाइयाँ लेने भेजा, तन्वी ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो ले ली अब दवाई? तो अब मेरे कमरे से जाने की कृपा करोगी? रुद्र ने गुस्से में कहा। तन्वी ने वो फोटो दराज में रखते हुए कहा, हाँ ले ली, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में रहने का, और तुम शौक रखना भी मत। रुद्र ने गुस्से में कहा, समझी? तन्वी टेबल से दवाई उठाती और रुद्र के कमरे से जाने लगती है। शाम के 6 बज रहे थे, अंधेरा होने लगा था और माखनलाल और उसके साथी अभी भी भिखारी का पता लगा रहे थे। वो लोग एक देवरी गांव में थे, तभी वहां से एक बूढ़ा निकलता है। माखनलाल उन्हें रोकता हुआ कहता है, अरे दादा, इस भिखारी को देखा है कहीं? माखनलाल ने भी उस भिखारी की फोटो दिखाते हुए कहा। उस बूढ़े ने एक चश्मा पहन रखा था। वो अपने हाथ से चश्मा ठीक करते हुए कहा, देखा तो है कहीं। ये अपने देवरी की नदी है ना, वहाँ पर एक झोंपड़ी है, वहाँ पर रहता है शायद ये। इसका नाम क्या है पता है आपको? नहीं, नाम हम तो नहीं पता पड़ा। अजीब इंसान है ये, किसी से बात भी नहीं करता। अगर कोई इससे बात करने जाए तो वहीं से भाग जाता था और सबको गुस्सा कर कर वहाँ से भगा देता था। अपने आप में ही मगन रहता था। इसका कोई रिश्तेदार वगैरह है क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी। याद करो, कभी किसी और के साथ देखा होगा। हमेशा कोई अकेला ही थोड़ी दिखता था। हमेशा अकेला ही दिखता था वो, अपनी फटी पुरानी शॉल ओढ़े हुए। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बूढ़ा वहाँ से जाने लगता है। अभी वो 1-2 कदम ही आगे बढ़ा था कि वो पलटकर माखनलाल से कहता है, हाँ साहब, याद आया, कुछ हफ्ते पहले मैं इसको एक लड़की के साथ देखा था। क्या कहा? लड़की? हाँ साहब, जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर एक नदी है। तो रात में मैं वहाँ पर टहलने गया था, तब मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था रात में। कैसी दिखती थी वो लड़की, कुछ याद है? अंधेरा था इसलिए मैं उसकी सूरत नहीं देख पाया, और मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं और मुझे इनसे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। पर हाँ, वो लड़की जवान थी, यही कोई 24 वर्ष की उम्र होगी उसकी। गोरी चिकनी और दुबली पतली थी वो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस भिखारी के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि वो भिखारी जितना बदसूरत था ना, उससे कहीं ज़्यादा वो लड़की खूबसूरत थी। क्या? हाँ साहब। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है साहब, आप ही तो हमारी रक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं। यह तो हमारा फर्ज है आपकी मदद करना। वैसे आपको क्या काम पड़ गया उस भिखारी से? इस भिखारी का खून हो गया है। क्या? बूढ़े ने चौंकते हुए कहा। हाँ दादा, पर इस भिखारी को मारकर किसका क्या फायदा होगा, वही तो पता करना है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भगवान आपके इस काम में कामयाबी दिलाई। इतना कहकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। माखनलाल अपनी जेब में से फोन निकालता है और अजय को कॉल करने लगता है। हेलो। हाँ बोलो माखनलाल साहब, आप यहाँ देवरी के पास वाली नदी पर आ जाइए। उस भिखारी के बारे में कुछ पता चला है, और हो सकता है कि उस गोरी का भी पता चल जाए। कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर सुना है कि उस लड़की को देखा है उस भिखारी के साथ में। मुझे लगता है वो लड़की गोरी होगी। वेरी गुड माखनलाल, वेरी गुड। मैं अभी डॉक्टर माधुरी के हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। और तुम एक काम करो, बाकी लोगों को गोंदिया के जम्बक बाजार में भेज दो। वहाँ से खबर आ रही है कुछ लोग शराब पीकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तब तक तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। पर साहब, मैं अकेला यहाँ पे कैसे? माखनलाल घबराते हुए कहा। अरे तुम डरते क्यों हो? मैं आधे घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। और तुम पुलिस वाले हो, तुम खुद ही डरोगे तो मुस्लिमों को कौन डराएगा? और हाँ, तू एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं वहाँ पर नहीं पहुँचूँ तुम उस भिखारी के घर में एक कदम भी मत रखना। हो सकता है कि वहाँ पर कोई मुस्लिम हो, इसलिए तुम देवरी की नदी पर ही मेरा इंतज़ार करना। ठीक है साहब, मैं आपका देवरी नदी के पास इंतज़ार कर रहा हूँ। अजय हॉस्पिटल में से वो एक डॉक्टर माधवी के कैबिन में बैठा हुआ था। डॉक्टर माधवी ने भिखारी का पोस्टमार्टम कर दिया था और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर माधवी के हाथों में थी। डॉक्टर माधवी, मुझे जंगल में कुछ खून की बूंदें बिखरी हुई मिली, इसलिए मैंने इसको कैरी कर लिया। क्या आप इसकी जांच कर सकती हैं? और इस ब्लड ग्रुप से उस भिखारी के ब्लड ग्रुप का मैच करना, क्या ये मैच करता है, या फिर उस भिखारी से कोई हाथापाई करते समय उस मुजरिम को चोट लगी हो, या फिर उस मुस्लिम का हो। ये भिखारी का खून हो या उस मुस्लिम का, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ जिससे आप सुनकर शॉक हो जाएंगे।
ऐसी कौन सी बात आपको पता चली है? अक्सर हम पुलिस वाले लोगों को सॉर्ट करते हैं, अब डॉक्टर पुलिस वालों को सॉर्ट करेंगे क्या? क्या करें, अब बात ही कुछ ऐसी पता चली है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भिखारी के बॉडी पर एक ही खरोच के निशान नहीं मिले। इससे यह पता चलता है कि इस भिखारी के साथ मुस्लिम की कोई हाथापाई नहीं हुई थी। और हाँ, इस भिखारी ने उस मुस्लिम को अपने आप को मारने की सहमति दी। जब इसकी नाभि काटी जा रही थी तो इसने जरा सा भी विरोध नहीं किया था। पर कोई अपने आप को क्यों मारने देगा, वो भी इतनी बेरहमी से? सबको अपनी जान प्यारी होती है, क्या इस भिखारी को अपनी जान प्यारी नहीं थी? पता नहीं। हो सकता है भिखारी को कोई नशा या ड्रग्स या कोई इंजेक्शन लगाकर सुला दिया हो, तब यह काम किया गया हो जिससे वो कोई विरोध ना करे। यदि भिखारी को कोई ड्रग्स या इंजेक्शन दिया होता तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाता, पर उसकी बॉडी के अंदर कोई ड्रग्स या नशे का अणु नहीं मिला है। क्या? अजय ने हैरानी से कहा। हाँ, उसके पेट में सिर्फ बिरयानी मिली है जो कि उसने पिछली रात खाई होगी। क्या आपको पता चला कि भिखारी की नाभि किस हथियार से काटी गई हो? यह बात तो और शॉर्ट करने वाली है, जिसे सुनकर आप और उछल पड़ेंगे। जल्दी बताइए डॉक्टर माधवी, आप पहेलियां मत बुझाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उसकी नाभि को किसी हथियार से नहीं, बल्कि यह पता चलता है कि उसने पहले अपनी दोनों उंगलियां नाभि के अंदर घुसाई और फिर अपने नाखूनों से नाभि को निकाला है। क्या बकवास कर रही है आप? इंसान की उंगलियों में इतनी ताकत कहाँ से होती है जो इंसान की नाभि को काट सके? अजय, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है। डॉक्टर माधवी की बात सुनकर अजय शॉर्ट था कि ऐसा कैसे हो सकता है। रुद्र अपने कमरे में था और बालकनी में देख रहा था। उसकी खिड़की से पीछे वाला जंगल दिखाई दे रहा था। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस कारण खिड़की बार बार बंद चालू हो रही थी। यार, यहाँ पर बैठे अकेले क्या सोच रहा है? अर्जुन ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। झूठ मत बोल साले, दोस्त हूँ तेरा, बता सकता हूँ कब तू हंस रहा है और कब रो रहा है। चल बता, अब क्या सोच रहा था? यही यार कि ये सब हो क्या रहा है। कल रात में हम जब छत पर सिगरेट पी रहे थे तब उस भिखारी को बाड़े के पास में देखा था और उसका पीछा करते करते हम जंगल में चले गए। हम तालाब के पास नहीं गए, वरना हम उस मुस्लिम को खुद पकड़ सकते थे और उस भिखारी की जान बचा सकते थे। हाँ यार, तू कह सही रहा है। मरने से पहले आखिरी बार उस भिखारी को हमने ही देखा था। पर यार, कोई उस भिखारी को क्यों मारना चाहेगा? और उस भिखारी के पास ऐसा कुछ है भी नहीं जो उस मुस्लिम को दे सके। हो सकता है जिसने गौरी का किडनैप किया उसके बारे में भिखारी जानता हो और उस रात वो हमारे घर पर यह बताने आया हो, और जैसे ही उसे लगा कि उसकी जान को खतरा है वो वहाँ से भाग गया। हाँ यार, ये हो सकता है, पर वो किडनैपर उसकी नाभि गायब करके क्या करना चाहता होगा और हमें क्या दिखाना चाहता होगा? पता नहीं यार, ये बात तो मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। पता नहीं वो मुस्लिम कब पकड़ा जाएगा और कब हमें उस बारे में पता चलेगा। रात के 8 बज रहे थे और माखनलाल देवरी की नदी के पास खड़ा होकर अजय का आने का इंतजार कर रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अंधेरे के साथ ही माखनलाल का डर भी बढ़ता जा रहा था। देवरी नदी के पास ही एक बहुत बड़ा जंगल था। वो पेड़ जरा सा हिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। माखनलाल ने अजय को फ़ोन किया था, उसके बाद बहुत वक्त हो गया था, पर अजय अभी तक नहीं आया था। इसलिए वो सोचता है कि साहब को कॉल कर देना चाहिए। वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है और अजय को कॉल करने लगता है, पर अजय का कॉल नहीं लगता। माखनलाल अपने फ़ोन में देखता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे ये क्या हो गया, अभी तो नेटवर्क था, माखनलाल ने खुद से कहा। माखनलाल अपने मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने लगता है। माखनलाल को यह पता भी नहीं चलता है कि कब वो मोबाइल में नेटवर्क ढूंढते ढूंढते नदी से दूर चला जाता है और जंगल की तरफ आ पहुंचता है। वो अपना हाथ ऊपर करके मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ ही रहा था कि तभी नीचे झाड़ी से उसका पैर टकरा जाता है और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वो कहीं दूर जाकर गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया, अब इतने अंधेरे में अपना मोबाइल कैसे ढूंढूं? माखनलाल ने खुद से कहा और वो खड़ा हो जाता है और अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। जंगल में अंधेरा बहुत सारा था, इस कारण उसे पता नहीं चल रहा था कि मोबाइल कहाँ पर है। माखनलाल नीचे बैठता है और झाड़ियों और मिट्टी को हटाते हटाते अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। जमीन गीली थी जिस कारण उसके हाथ मिट्टी से भर जाते हैं। माखनलाल अपना मोबाइल ढूंढ ही रहा था, तभी उसे लगता है कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माखनलाल धीरे धीरे पीछे पलटने लगता है। जब वो पीछे पलटता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। माखनलाल घबरा जाता है
और सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता कि जैसे किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा हो। थोड़ी देर बाद माखनलाल फिर से अपना मोबाइल ढूंढने लग जाता है। ये मोबाइल यहीं तो गिरा था, माखनलाल ने खुद से कहा। माखनलाल अपने हाथों को जमीन पर फेरते हुए यहाँ वहाँ अपना मोबाइल ढूंढ ही रहा था कि फिर से उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा हो। वो झट से अपना हाथ कंधों पर रखता है और उस हाथ को पकड़ता है जो उसके कंधों पर था। माखनलाल घबरा जाता है कि इतने सुनसान जंगल में उसके कंधे पर हाथ किसने रखा। माखनलाल पूरी तरीके से पसीने से भीग जाता है और वो धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे घुमाता है। जब वो पीछे पलटता है तो देखता है वहां पर अजय खड़ा था। माखनलाल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ और लग क्यों नहीं रहा वो? ओ साहब, आपने ही मुझे डरा दिया था। वो मोबाइल मेरा नीचे गिर गया है, कब से उसे ही ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारी मोबाइल ढूंढने में मदद करता हूँ। माखनलाल और अजय दोनों ही मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर में मोबाइल मिल जाता है। अब चले उस भिखारी के घर, उस गुनहगार को भी पकड़ना है। हाँ चलो साहब। अजय और माखनलाल वापस से उस नदी की तरफ जाने लगते हैं। तभी अजय कहता है, तुम्हें क्या लगता है माखनलाल, उस मुस्लिम ने भिखारी को क्यों मारा होगा? पता नहीं साहब, मैं बताऊं? हाँ बताइए ना साहब। मुक्ति दिलाने के लिए, अजय ने धीरे से कहा। क्या मुक्ति? पर यह मुक्ति क्या होती है? तुम धीरे धीरे खुद समझ जाओगे माखनलाल कि ये मुक्ति क्या होती है। साहब, आप ये आज कैसी बातें कर रहे हैं? चलो ये बताओ माखनलाल कि उस पीपल के पेड़ के नीचे 6 नींबू क्या कर रहे थे? पता नहीं साहब, मैं बताता हूँ। गौरी ने उस 6 नींबू को काला जादू किया हुआ था। क्या? माखनलाल चौंकते हुए कहता है। हाँ माखनलाल, क्योंकि गौरी ने 6 नींबू लिए, क्योंकि रुद्र के घर में सिर्फ 6 सदस्य हैं और वो उनसे बदला लेना चाहती है। पर किस बात का बदला, यही तो तुम्हें पता करना है माखनलाल। तुम्हें मतलब साहब, आप भी तो मेरे साथ हो ना, आप भी पता करेंगे ना मेरे साथ में। नहीं माखनलाल, मैं तुम्हें सिर्फ दिशा दिखाऊंगा, मंजिल तक तुम्हें खुद पहुंचना होगा। पर क्यों साहब? बस ऐसे ही। तुम्हें पता है गौरी एक डाइन है। ये क्या बात कर रहे हैं साहब आप? मैं सच बोल रहा हूँ। गौरी ने वशीकरण से और रुद्र की माँ को अपने वश में कर लिया था और रुद्र से शादी करने की सारी तैयारियां भी कर ली थी। पर उसने शादी क्यों नहीं की और मंडप से क्यों भाग गई? वो इसलिए कि वासना के कारण वो ये बोल गई थी कि डायन कभी शादी नहीं कर सकती, वरना उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आज साहब? आप मुझे डराना चाहते हैं ना ऐसी बातें करके? नहीं माखनलाल, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूँ। पर आप इन सब चीज़ों पर कब से भरोसा करने लगे साहब? जब से डॉक्टर माधवी ने यह बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस भिखारी की नाभि किसी अंगुली से गायब की गई है। क्या बात कर रहे हैं आज साहब? माखनलाल और अजय आपस में बातें करते करते चल रहे थे। माखनलाल आगे चल रहा था और अजय पीछे। वो दोनों नदी के पास पहुंचने वाले थे कि तभी माखनलाल देखता है कि नदी के पास पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई थी और जिप्सी की हेडलाइट चालू थी और जिप्सी के पास ही अजय खड़ा था। माखनलाल अजय को जिप्सी के पास देखकर हैरान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि यदि अजय साहब जिप्सी के पास हैं तो मेरे पीछे कौन है। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।